सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, हमारे मुल्क के मुकद्दस पार्लिमान की अगर हम बात करें तो वहां कल भी और आज भी इजलास हुए जिसमें हुकूमत और अपोजिशन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उम्मीद ये की जा रही थी यकीनी तौर पे आपकी जानिब से भी, मेरी जानिब से भी, हम सब की जानिब से कि मुकद्दस पार्लिमान में होने वाले ये जो इजलास हैं अवामी मसाइल के हल के लिए किए जाएंगे, कोई हल तजवीज़ किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए हुकूमती वज़रा और अपोजिशन के अरकान ने कौम से वोट लिए और मुंतखब होकर उस ऐवान में अपनी जगह बनाकर बैठ गए। लेकिन कौम आज भी जमहूरियत के उस सुनहरी दौर का इंतज़ार कर रही है जब इस मुकद्दस पार्लिमान में तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अवामी फलाह बहबूद के लिए मौसर फैसले किए जाएँ। हुकूमत और अपोजिशन तवील बहस के बाद किसी न किसी ठोस नतीजे पर पहुँच जाए, बेहतर और पायदार कानून साजी मुमकिन हो सके। कौम आज भी इंतज़ार कर रही कि हमारे मुल्क की जमहूरियत में हम वो वक्त क्या कभी देखेंगे जब ये जमहूरियत इस मुल्क और कौम के लिए शिफा बन जाए। अच्छा नाज़रीन, कल भी हम बात कर रहे थे एक टॉपिक के हवाले से, तनकीद के हवाले से, कि तनकीद की जानी चाहिए, लेकिन तनकीद क्यों होनी चाहिए? नेक इस्लाह के लिए होनी चाहिए कि एक अच्छी आप इस्लाह, अच्छा मशवरा दें, नेक नियति से आप मशवरा दें। और तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, नेक नियति के साथ होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो सबसे गहरा ताल्लुक होता है, आपको पता है वो क्या होता है? वो इसी तनकीद का ताल्लुक होता है। अपोजिशन हुकूमत के फैसलों पर तनकीद करती है तो हुकूमत अपोजिशन के रवैये पर तनकीद करती है। अपोजिशन हुकूमत के किसी उठाए गए जो इक़दामात होते हैं उससे इख्तलाफ रखती है और खुलकर सामने आती है कि जी हमें इख्तलाफ है, तो हुकूमत भी अपोजिशन की राय से इख्तलाफ रखती है। लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न कहलाता है। इन तमाम तर इख्तलाफात और तनकीद के बाद फैसला वही किया जाता है जो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद साबित हो या मुल्क के लिए मुफीद हो। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करते हैं तशवीश की। तशवीश आखिर होती क्या है और ये तशवीश होती क्यों है? जहाँ तक मुझे समझ आता है, तशवीश की टर्म को अगर मैं समझूँ या आपको डिफ़ाइन करूँ, ये किसी भी की भी समझ में आने वाली बात होती है। और तशवीश की बात अगर मैं करूं, जैसे किसी तालिब इल्म ने इम्तिहान दिया हो जिसका रिज़ल्ट आ गया हो लेकिन उसका ना आए तो उसको क्या होगा? तशवीश होगी कि सबका रिज़ल्ट आ गया, इम्तिहान का रिज़ल्ट आ गया, लेकिन सिर्फ उस रोल नंबर का रिज़ल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया रिज़ल्ट? क्या मैं फ़ेल हो गया हूँ? अगर मैं फ़ेल भी हो गया हूँ तो रिज़ल्ट तो आना चाहिए था ना, रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? ये तो बेचैनी की कैफियत होती है। गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा पड़ने लगी तो तशवीश होने लगी, बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी तो तशवीश होने लगी। यानी तशवीश हर गैर मामूली बात या फिर वाक़े पर हो जाती है। तशवीश करनी भी चाहिए, हमारी जो ह्यूमन नेचर है, हमारी फितरत में शामिल है चीज़। आज हमारे मुल्क में तशवीश, आप ज़रा सोचें, क्या बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा का स्क्वायर लेके क्यूब ले लें, इतनी ज़्यादा है। अपोजिशन तशवीश में मुब्तला दिखाई देती है कि हुकूमत ने 9 माह कैसे मुकम्मल कर लिए, क्या अगले 5 साल भी मुकम्मल तो नहीं कर लेगी यही हुकूमत? ये है तशवीश। अगर कर लेगी तो हमारा क्या होगा? अवाम को तशवीश है कि अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारा क्या हाल होगा मुस्तकबिल करीब में? तब्दीली के नाम पर अगर वादे ही तब्दील हो गए तो क्या होगा? ये भी तशवीश है। हुकूमत को क्या तशवीश है? हुकूमत को ये तशवीश है कि मुल्की मईशत जो बिगड़ रही है, अगर इस पर काबू नहीं पाया जा सका तो क्या होगा? कितने असद उमर तब्दील किए जाएंगे? यही तशवीश हमें हमारे कौमी असम्बली के इजलास में भी देखने को मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ईरान का दौरा किया और ईरान में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर सहाफ़ियों से बातचीत भी की जिस पर अपोजिशन को भरपूर तशवीश लाहक हो गई। अपोजिशन के एक रुकन हैं और हमारे साबिक वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उनको इमरान खान साहब के एक बयान पर बहुत गहरी तशवीश हुई। क्यों हुई? क्या उनकी ये तशवीश ठीक भी है या बिल्कुल गैर ज़रूरी है? इस पर तो बाद में बात करती हूँ मैं, लेकिन पहले आपको दिखाऊंगी एक क्लिप कि वो कैसे इमरान खान साहब के बयान पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर का पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। अब आप पुराने सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, एक सीजन पॉलिटिशियन है और हुकूमती वजीर भी रह चुके हैं। जिस जमात से आपका ताल्लुक है उसका नाम क्या है? मुस्लिम लीग नून, शेर वाली पार्टी आम अल्फाज में अगर कहें। लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं खुर्रम दस्तगीर साहब कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग
नून से है, शेर वाली पार्टी से। अगर उनको ये याद होता तो शायद खुर्रम साहब ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचते और ऐसी बात करते ही ना। और दूसरी बड़ी बात कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बैरून मुल्क जाकर कोई ऐसा बयान दें जो मुल्क के मुफाद में ना हो, या अपने मुल्क में बैठकर ऐसे बयान दें, क्योंकि आज के दौर में आपका दिया गया बयान, चाहे वो आप अपने मुल्क में बैठकर दे दें, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के दे दें, टीवी लाउंज में बैठ के दे दें, गैर मुल्की मीडिया की खबरों की जीनत बन ही जाता है। अब तो वीडियोज़ लीक हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा है, 3 लोग गपशप कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आई हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब इमरान खान साहब के जिस बयान पर तनकीद कर रहे हैं वो आधा बयान है। ऐसा कौन कहता है? शीरीन मुजारी साहिबा कहती हैं। उनका क्लिप ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। अच्छा, इमरान खान और ईरानी सदर हसन रूहानी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जी दहशत गर्दी के खिलाफ ज्वाइंट रैपिड रिएक्शन फोर्स बनाई जाएगी और दोनों ममालिक के ताल्लुकात देरीना, सकाफती और मजहबी हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफ़द की जो आमद है इसके मशकूर है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। और इस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि दहशत गर्दी की वजह से दोनों ममालिक में दूरियाँ पैदा हुई हैं, दोनों ममालिक के दरमियान इन फासलों को ख़त्म होना चाहिए। ये लुबे लुबाब है बात का कंक्लूजन कि कहना क्या चाह रहे थे। पाकिस्तानी अवाम और फोर्सेस ने दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी है। नेटो और भरपूर फौजी ताकत के बावजूद अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सका। किसी के खिलाफ भी पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी सरजमीन से मुतालिक फ़ैसला मुश्तरका और हमारे मुफाद में है, और इस बयान में आज़म है, एक फ़ैसला है, नीयत है, अच्छी बात है। खुर्रम दस्तगीर साहब तो खुद वज़ीर दिफा रह चुके हैं, उनको क्या नहीं मालूम कि सिफारती ताल्लुकात कैसे इस्तवार किए जाते हैं? ईरान की फोर्सेस पर हमला होता है, ईरान इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है, बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का हमला होता है, कहीं ना कहीं ताल्लुक ईरान से भी साबित होता हुआ नज़र आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? सोचें, इसका हल तलाश करेंगे ना। ईरान हमारा हमसाया है, हमारा दोस्त मुल्क है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ईरान का दौरा किया और ये पैगाम दिया कि दोनों ममालिक इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दोनों ममालिक की सरजमीन से दहशत गर्दी ना हो। तो इसमें क्या बुराई है? मैं इन सियासतदानों से पूछती हूँ, तनकीद कर रहे हैं, इस पर क्यों इतना वावेला मचाया हुआ है आप लोगों ने? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ना ही ये कोई एतराफ़ जुर्म है। ये हकीकत है कि हमें अपने माजी से सीखना होगा। अक्लमंद वही होता है जो अपने माजी से सीखता है। गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे होती हैं, आपसे होती हैं, लेकिन अक्लमंद वो जो अपनी गलतियों से सीखे। हमसायों से अच्छे ताल्लुकात हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? हमने तो भारत को भी पुलवामा हमले में दावत दी थी ना कि अगर वो तहकीकात में ताउन करें और किसी भी तंजीम या शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान से साबित होता है इन एनी केस, तो हुकूमत उसके खिलाफ क्या करेगी? सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये खुद इस मुल्क के मुफाद में नहीं है जिसकी ज़मीन किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाए। ये एक पॉइंट है जो इन सियासतदानों को समझ नहीं आ रहा, अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं ये लोग तनकीद करके। अगर ईरान ऐसे कोई सबूत देता है तो आप सोचें तो पाकिस्तान यकीनन क्या करेगा? कार्रवाई करेगा। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब के मुताबिक ऐसे बयानात मुल्की मुफाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आलमी सतह पर आपका इमेज ख़राब कर सकते हैं। तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को ये बात याद दिलाना चाहूँगी कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून शेर वाली जमात से है, और जिस जमात के वो इत्तेहादी हैं उसका नाम है तीर वाली जमात, पीपल्स पार्टी। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जितनी तशवीश खुर्रम दस्तगीर साहब को इमरान खान साहब के इस बयान पर है, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि मुल्की मुफाद ख़तरे में है। और पहले भी उनके कायद का एक बयान आपको मैं दिखा देती हूँ कि उनके कायद कैसे नायाब बयानात देते रहे हैं। तो शायद जब आप दूसरे पर तनकीद करते हैं तो आपको अपने कायद के बयानात भी याद रखने चाहिए, फिर शायद आप तनकीद कर ही ना सकें। और फिर अगर आप करना भी तो फिर बैलेंस करके करें ना। फिर अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी बातें कीजिएगा आने के बाद। ये ज़रा क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा। अब मैं क्या बोलूँ, खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप तक पहुँच जाती हैं तमाम ये चीज़ें। आप बोल न्यूज़ आप तमाम लोग देखते हैं। मोहतरम खुर्रम दस्तगीर साहब ये कौन थे? ये आपके ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब हैं। ये बयान था आपके कायद नवाज शरीफ साहब का। ये बयान दिया था उन्होंने भारत जाकर। उनकी इस तकरीर के दरमियान आपने आवाज़ सुनी
शेम शेम के नारे लगे थे, मेरे कान यकीनन नहीं बज रहे थे, शेम शेम के नारे आपने सुने जो यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब इन तमाम बातों से बेनियाज होकर बोले चले जा रहे थे कि भारत के पीठ में छुरा घोंपा गया। नवाज शरीफ के इस बयान पर पाकिस्तान में तो नहीं अलबत्ता भारत में बहुत खुशियां मनाई गई थी। तो शेम शेम तो बनता है ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती। भारतीय हुकूमत, भारतीय सहाफ़ी, भारतीय सियासी जमातें सब कहने लगे थे कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। यानी अपने अंदर से एक आप गवाही दे रहे हैं, वो भी झूठी गवाही, और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा शख्स जो मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है और एक बार नहीं, एक बार से ज़्यादा बार रह चुका है, ये भारत में खड़े होकर कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। क्या इस बात पर खुर्रम दस्तगीर साहब को कभी तशवीश हुई? होनी तो चाहिए थी, और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, जब उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एक छोटे से बयान पर इतनी तशवीश हो रही है। तो फिर उनके कायद सिर्फ यहाँ चुप नहीं हुए थे। खुर्रम दस्तगीर साहब को एक और क्लिप दिखा देते हैं ताकि उनको थोड़ी सी शर्म आए और वो खुद सोचें कि अब आइंदा किसी पर तनकीद करने से पहले मुझे अपने कायद को सबसे पहले याद रखना है। ये अगला क्लिप भी चलाइएगा रज़ा नवाज शरीफ साहब का। ये थी नवाज शरीफ साहब की सियासत। ये इल्ज़ामात लगाते नहीं थकते थे, और ये इल्ज़ामात किस किस पर लगाते रहे आपको पता है, तमाम लोगों पर इल्ज़ामात लगाते रहे। पहले वो तमाम इल्ज़ामात भुट्टो साहब पर लगाते रहे, फिर जब वक्त ने पलटा खाया तो यही इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाने शुरू कर दिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। यही मियाँ नवाज शरीफ साहब थे जो भुट्टो और उनकी बेटी को गद्दारे वतन कहते नहीं थकते थे। आप तमाम लोग अग्री करेंगे मेरी बात से, सेकंड करेंगे मेरी राय को। यही नवाज शरीफ साहब थे ना जिन्होंने बिला जवाज़ फ़ौज पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी थी। यही नवाज शरीफ साहब थे जिनके लिए ज़ियाउल हक साहब क्या थे, मर्द मोमिन थे, मर्द हक थे। फिर इन्हीं नवाज शरीफ साहब के लिए भुट्टो साहब क्या बन गए थे, अचानक हीरो बन गए थे। और खुर्रम दस्तगीर साहब को यकीनन इस पर कभी भी कोई तशवीश नहीं हुई होगी। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कभी मियाँ साहब से नहीं पूछा होगा कि वो अचानक हालात के साथ नज़रिया, पूरा नज़रिया और बयान ही क्यों बदल लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब को कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ होगा कि मियाँ साहब की सियासत सिर्फ नज़रिया ज़रूरत के तहत है। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयान पर बहुत ज़्यादा तशवीश ज़रूर हो रही है कि उनके बयान से पाकिस्तान का इमेज दुनिया में क्या जाएगा। दुनिया में खराब इमेज की बातें सोचे कौन करे जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज तबाह करके रखा हुआ था इतने सालों से। ये लोग बातें कर रहे हैं इमेज की, इनके मुझसे तो इमेज का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। और ये जो नवाज शरीफ साहब के इरशादात हैं, इनसे पाकिस्तान का इमेज दुनिया के सामने क्या बना होगा, कभी सोचा है आपने खुर्रम दस्तगीर साहब? तुसी कभी सोचिया नहीं होएगा। और ये भी शर्म से डूब मरने का मुकाम है, इतने आप लोग बाइज्ड हैं। मेरिट पे बात करें ना, ऑनेस्ट होकर बात करें। कभी पूछा अपने कायद से? और सिर्फ आपके कायद ही नहीं, कायद के पैरोकार भी किसी से पीछे नहीं रहे। जब आपकी हुकूमत थी, याद करें, रिकॉल करें, उसी हुकूमत में एक वज़ीर होते थे परवेज़ रशीद साहब, याद आया आपको? उन्होंने अपने कायद के रास्ते पर चलते हुए कुछ इसी किस्म के शदीद तशवीशनाक बयानात दिए थे। ये क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा परवेज़ रशीद साहब का। वही परवेज़ रशीद साहब थे जिनका नाम डॉन लीक्स में आया था, याद है ना आपको, डॉन लीक्स। और ये वही परवेज़ रशीद साहब थे जो डॉन लीक्स का एक अहम किरदार थे। ये वही परवेज़ रशीद साहब थे जो डॉन लीक्स का हिस्सा थे। और उस डॉन लीक्स की वजह से क्या मुल्क की बदनामी नहीं हुई थी? क्या डॉन लीक्स की वजह से पाकिस्तान का इमेज ख़राब नहीं हुआ था? बड़ा इमेज कर रहे हैं। क्या डॉन लीक्स हमारी अफवाज को बदनाम करने की साजिश नहीं थी? क्या डॉन लीक्स के ज़रिए नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत नहीं बचाना चाहते थे? खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने कभी पूछा अपने ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब से? आपने कभी पूछा परवेज़ रशीद साहब से? और वो जो आपके मौजूदा इत्तेहादी हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनके बयानात के बारे में कभी आपने इसी तरह असम्बली में खड़े होकर तशवीश का इजहार किया? अब आप पूछेंगे कि कौन से बयानात, तो पहले ज़रा मैं आपको ये बयानात दिखा देती हूँ ताकि आपको फिर बात करने का मौका ना मिले। बिलावल भुट्टो का क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जी, तो खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने अपने दोनों कान खोलकर सुन लिया और अपनी आंखों से देख लिया कि क्या कह रहे हैं, क्या ये फरमा रहे हैं। और आपने देख लिया कि इनका नाम है जी बिलावल भुट्टो साहब। शक्ल तो पहचानते होंगे आप। और आपके इत्तेहादी के इस बयान का पूरा फ़ायदा आपको पता है किसने उठाया? हमारे रिवायती हरीफ हमसाया मुल्क भारत ने उठाया। आपको ये भी दिखा देते हैं, अगला क्लिप देखिएगा। तो साबिक वज़ीर दिफा साहब, कहाँ गई आपकी तशवीश? क्या ये बयानात कौमी और मुल्की मुफाद में थे?
क्या इन बयानात से पाकिस्तान का क्या कह रहे थे इमेज दुनिया में बेहतर होता दिखाई दिया था आपको? क्या इन बयानात की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ था आपके मुताबिक? इन बयानात की वजह से तो पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई थी। आपके अपने कायद कभी पाकिस्तानी फौज पर इल्जामात के बुछाड़ कर देते, तो कभी पाकिस्तान की अदालतों को गंदा करने के लिए आ जाते थे सड़कों पर और लोगों को भड़काते थे, इंतशार की सियासत करना चाहते थे, नफरत फैलाना चाहते थे इदारों के खिलाफ। कभी वो पनामा को साजिश करार देते थे, तो कभी शेख मुजीबुर रहमान के फैन बन जाते थे। आपके इत्तेहादी अपना मुकदमा बचाने के लिए ऐसे ऐसे बयानात देते हैं, ऐसे ऐसे बयानात देते हैं कि जिसकी वजह से भारत को मौका मिल जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सके। यानी आप दुश्मन के काम आ रहे हैं अपने अल्फाज से, आपके अल्फाज दुश्मन के मुंह में डाल रहे हैं और आप लोग अल्फाज डाल रहे हैं दुश्मन के मुंह में। तो फिर बताएं आप लोगों के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूं? तब आपको तशवीश नहीं होती, तब आप क्यों नहीं सोचते ये बयानात, ये इल्ज़ामात, ये नफरत की सियासत, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, ये सब वक्ती तौर पर सियासी फ़ायदा ज़रूर दे सकता है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। भुगत में रहे हैं किसी सूरत में आप लोग क्यों नहीं सोचते? तब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बयान पर आप ऐसे तशवीश का इजहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत ही अनहोनी सी बात कर दी हो। उनकी आधी बात को आप कोच करके कह रहे हैं कि किसी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा बयान नहीं दिया। सर, आपकी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने, वज़ीर ख़ारिजा ने, ख़ुद आपने और दीगर वज़ीरों ने भी रियासती इदारों के खिलाफ जितनी बयानबाजी की है ऑन रिकॉर्ड है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। आपकी तशवीश उस वक्त जायज़ होती जब आप इसी तशवीश का इजहार अपनी क़यादत से भी करते। हम कहते हैं बैलेंस किया, बिल्कुल सही बात कर रहा है बंदा, लेकिन वज़ीर दिफा होकर भी आपने सिर्फ अपनी क़यादत का ही दिफा किया और फिर आज आपको इमरान खान साहब के एक अधूरे जुमले पर इतनी तशवीश हो गई। खुर्रम दस्तगीर साहब, बस ऐसे अब नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। नाज़रीन, हमारे मुक़द्दस ऐवानों में जब हमारे नुमाइंदे हमसे वोट लेकर हमारे लिए कानून साजी करने जाते हैं तो उम्मीद ये होती है कि मुल्क की हालत में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। चले 100 में से 100 नहीं तो 100 में से 40-50 कुछ तो स्कोर मिलेगा, लेकिन कौम को कुछ अच्छी खबर नहीं मिलती। हम मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि जो लोग ख़ुद को हमारा नुमाइंदा कहते हैं, अवामी नुमाइंदा कहलवाते हैं ना सियासतदान, हमारे टैक्स के पैसों से होने वाले इजलास करते हैं और उन इजलासों में अपनी क़यादत की कसीदा खानी करते हैं या अपनी क़यादत का दिफा करते नज़र आते हैं या गालम गलोच करने पर उतर आते हैं, लड़ने पर आ जाते हैं, एक दूसरे पर बिला जवाज़ तनकीद करते हैं, जो कि सिर्फ तनकीद नहीं होती है बल्कि एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, ज़ाती हमले करते हैं, एक दूसरे की किरदार कुशी करने पर आ जाते हैं। और इसी की एक मिसाल आपको मैं दिखाऊंगी। कौमी असम्बली के इजलास का एक क्लिप है हमारे पास, जब अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर तनकीद करके पूरी तरह थक चुकी। शायद इसी तनकीद का मैंडेट लेकर ये लोग आए थे असम्बली में कि सिर्फ तनकीद ही करनी है। मुराद सईद साहब की बारी आई तो हुआ क्या था, ये ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। जी तो नाजरीन, ये असम्बली की सूरत हाल है जो मछली मंडी लग रहा है, और ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे हम वाक़यात आए दिन रिपोर्ट करते हैं। क्या इसलिए ये लोग मुंतखब होकर जाते हैं? ज़रा सोचिए कि बेमकसद इजलास बुलाएं, आपके और हमारे टैक्स के पैसों से बेमकसद इजलास बुलाएं और इस इजलास पर लाखों रुपए का जो खर्चा करें और फिर उस इजलास का इसी तरह बेड़ा गर्क कर दें। सिंध असम्बली की भी सूरत हाल हमने इसी तरह की देखी। अच्छा, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही, इससे पहले कि मैं आपको अगला क्लिप दिखाऊं कि सिंध असम्बली में क्या हुआ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती हुकूमत की भी कहूँगी। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने ट्रेंड सेट करना है, ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमती बेंचों पर बैठने वालों की होगी, अपोजिशन वालों की नहीं होगी। आपने माहौल उनको फराहम करना है, आपने माहौल को बेहतर करना है। अब जब इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं, नो डाउट क्या पहली बार इलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन मुराद सईद साहब, आप जैसे जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप लोग अपने ही पार्टी के पीटीआई के सीनियर्स को कभी नोट करें। आपने कभी नोट किया शफकत महमूद साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? कभी नोट की? परवेज़ खट्टक साहब क्या असम्बली में ये सब कुछ करते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब की एग्जाम्पल आप ले लें, ये तमाम सीनियर हैं,
जिनको हम सीजन पॉलिटिशियन कह सकते हैं, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने बाल सफ़ेद किए सियासत में, आप इनसे क्यों नहीं सीखते? जब आप लोग इस तरह गर्मा गर्मी का माहौल पैदा करेंगे तो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर बदले के लिए तैयार रहें। अब जाहिर बात है जो ऑपोजिशन में बैठे हैं उनका तो काम ही आपको टफ टाइम देना है, वो एक भी मौका हाथ से क्यों जाने देंगे आपको टफ टाइम देने का, आपको डिप्रेशन देने का, आपका मोरल डाउन करने का। जाहिर बात है वो तो सियासी मुखालिफिन है, वो तो इसमें खुशी महसूस करेंगे कि आपसे बदला भी लिया जा रहा है। हाँ, लेकिन बहुत सीजनड और बहुत समझदार पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ हैं। पीपल्स पार्टी में बहुत मंजे हुए सियासतदान पाए जाते हैं, नून लीग में मुझे कम ही नजर आए, इसलिए मैं नून लीग का जिक्र नहीं करूंगी, बिल्कुल ऑनेस्ट राय दूंगी। लेकिन ऐसे लोग जिनको खुद भुट्टो साहब ने सिलेक्ट किया था, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने सिलेक्ट किया था, वो अलग बात है कि वो पार्टी में ज़रा कॉर्नर है। खैर ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मैं सिंपली कहना चाहूँगी कि ऐसे लोग भी हैं जो अपोजिशन में बैठ के बड़ी समझदार गुफ्तगू करते हैं, नपी-तुली बात करते हैं, और उसका लुबे लुबाब क्या है, टू कट शॉर्ट, कि वो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज मैं ऑपोजिशन बेंच पे बैठा हूँ, मैं हुकूमती बेंच पे क्यों नहीं हूँ। जो सामने हुकूमती बेंच पे बैठा है चाहे वो कितना भी अच्छा है, लेकिन मुझे सर मत्थे से इसलिए दुख रहा है कि यहाँ पे तो मुझे बैठे होना चाहिए था, ये यहाँ क्यों बैठा है। नहीं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर आके बैठे हैं पाकिस्तान के लिए। तो वो हर बात पर वही तनकीद बाराए तनकीद नहीं करते हैं। हाँ, जहाँ पे इस्लाह करनी वहाँ पे वो तनकीद करते हैं। तो बहुत सा कसूर हमारे जो PTI की हुकूमत के यंग पॉलिटिशियन जो असम्बली में चले गए पहली बार, उनको भी अपना एटीट्यूड चेंज करने की अशद ज़रूरत है, वरना फिर आप ऐसे जवाबी वार के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। कोई लेजिस्लेशन करें ना, कानून साजी करें, उस पर बहस करें। हमें भी नजर है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, लेकिन इस तरह तो तब्दीली नहीं आने वाली ना कि वही आप मछली मंडी का माहौल बना देते हैं। और अब रज़ा हम वो क्लिप दिखाते हैं, नाज़रीन को क्लिप ज़रा रेडी करें, चलाएं, जो सिंध असम्बली में हुआ। वहाँ पर एक सवाल पूछा गया था और उस सवाल वो कैसे चुभा जाके सिंध हुकूमत वालों को, ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। जी, तो आपने सुना कि जी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के बारे में बात हो रही, जो कि नाज़रीन बेज़ाब्तियों के बारे में बताती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि करप्शन ही हुई है। कभी आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन बहरहाल आपका इस बारे में आ जाना है, बात आ जाना, तो आप कटहरे में आ जाते हैं। फिर जाली अकाउंट्स के मामला आ जाए, फालूदे वाले का अकाउंट, इसका अकाउंट, उसका अकाउंट, और आप इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दें कि भाई मेरा तो कसूर नहीं है, जिस बेचारे के अकाउंट से पैसे पकड़ भी आप उसको लें, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो फिर जब ताने बाने वाले के जुड़ेंगे तो डेफिनेटली इस जो ये बयान है, जो ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट का वो जिक्र करें, ये जो रिपोर्ट है इसको तकवीयत मिलेगी। ये एक बहुत डीप पॉइंट है, इसको आप जरा सोचिएगा। और ये तल्ख हकीकत है, ये वो सवालात हैं जिनसे सिंध हुकूमत जान छुड़ाना चाहती है। ये वो बातें हैं जो 10 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी से पूछी जाएं तो उनको हमेशा बुरी ही लगती हैं। जरा अगला क्लिप मुलाहिज़ा कीजिएगा। अब आप देख रहे हैं ये वो बात थी जिस पर पूरी असम्बली ने कौमी मुफाद साइड पर रखा, अवाम के मुस्तकबिल से जुड़े फैसले साइड पर रखे और सिंध असम्बली को मैदाने जंग बना दिया। ये हैं जी हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, चाहे वो आपको विफाकी सतह पे नजर आ जाए, कौमी असम्बली में बैठे हों बतौर मेंबर नेशनल असम्बली, या फिर आपको किसी प्रोविंशियल असम्बली का हम कोई भी माहौल दिखा दें। सिंध असम्बली के क्लिप्स आते हम आपके साथ शेयर करें, कभी पंजाब असम्बली की सूरत आपको दिखाएं, बलोचिस्तान असम्बली की, KP के, वहाँ भी ये सब कुछ होता है। लेकिन ना जाने कुछ सिंध असम्बली में तो बहुत ज़्यादा ही दिखाई देती हैं तमाम चीज़ें, और पंजाब असम्बली भी किसी हद तक हम कह सकते हैं उनसे पीछे नहीं है। अब ये शोर शराबा हुआ था, ज़रा ये क्लिप भी आप चलाइएगा रज़ा, हम नाज़रीन को शोर शराबा भी ज़रा सुनाते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, ये हैं हमारे नुमाइंदे, ये हमारे वो नुमाइंदे हैं जो मुंतखब होके जाते हैं, हमसे वोट लेके जाते हैं क्योंकि हमारे लिए काम करने जाते हैं। लेकिन क्या ये काम हो रहा है नाज़रीन? खुद बताएं। जितने लोग टीवी देख रहे हैं, जितने लोग बोल न्यूज़ देख रहे हैं, जितने लोग ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे हमारा चैनल देख रहे हैं, आप मुझे बताएं, आप में से कोई 1% बंदा भी कहे कि ये हमारे लिए काम करने गए हैं? अरे ये तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारते हैं, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ये शोर शराबा और आपकी हरकत, आपका इमेच्योर रवैया बता रहा होता है कि आप काम नहीं करने गए, आप इंजॉय करने गए, आप टाइम पास करने गए, क्योंकि आप सीरियस नहीं रहते चीज़ों को। क्या ये हमारे नुमाइंदे कहलाने के लायक हैं? मेरा सिंगल सवाल है तमाम लोगों से, और आपका जवाब क्या होगा नाजरीन का मैं समझ सकती हूँ। जो ज़बान तहरीक इंसाफ के रुकन की जानिब से इस्तेमाल की गई थी, इस लफ्ज़ का उन्होंने इंतखाब किया, वो लफ्ज़ ही ऐसा है कि मैं मज़म्मत करती हूँ। ऐसे आप किसी के बारे में कैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं? इस तरह के अल्फाज का मीनिंग आपको पता आप क्या बात कर रहे थे? क्या ये ठीक था? बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन क्या वो ज़बान जो पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तेमाल की गई थी वो ठीक है? कल आपको याद होगा कि हमने आपको सईद गनी साहब के कुछ क्लिप्स दिखाए थे, और रज़ा हमारे पास होंगे वो क्लिप्स। आप ज़रा ये अगला क्लिप ज़रा ढूंढिए और चलाइए कि सईद गनी साहब के कुछ क्लिप्स हैं। एक क्लिप हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ से भी जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैं कह दूँ कि इस हमाम में तमाम नंगे हैं, सब नंगे तो गलत नहीं होगा, कोई भी किसी से पीछे नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है। आप एक किसी को चुटकी काट के देखें तो आगे से उछल कर ऐसे करंट लगता है कि वहाँ तक आपको उछालेंगे। ये ज़रा देखिएगा क्लिप में ये क्या फरमा रहे हैं।
सदके जाओ में सैयद गनी साहब आपके बातें देखे कौन कह रहे हैं, नाजरीन कह रहे हैं ज्यादा बोलने वाले, इस तरह के बयान दे के चले जाते हैं, उनको बदकिरदार भी कह रहे हैं, उनकी ज़बान के बारे में भी बातें कर रहे हैं, शेरू कह रहे हैं जी, शेरू बनने के चक्कर में वो लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब तो फारिग हो गए ना सैयद गनी साहब, चलें ठीक है, उस पार्टी को थोड़ा बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने सिटिंग पंजाब एक बड़ा सूबा वहाँ के मिनिस्टर को, इन्फॉर्मेशन के मिनिस्टर को फारिग कर दिया, और एक मिनिस्ट्री 2 मिनिस्ट्रीज वो संभाल रहे थे, कल्चर की मिनिस्ट्री को भी देख रहे थे। आप मुझे ये साथ साथ बताएं कि अभी जो फवाद चौधरी साहब है, जो आप लोगों को सर मुत्थे से दुखते थे क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े ब्लंट थे, कुछ भी कह देते थे, आप लोगों को आईना भी दिखा देते, उनसे 100 इख्तिलाफात हो मुझे, लेकिन फिलबदी जवाब देना तो फवाद चौधरी साहब को आता था, और आप लोगों की तबीयत सेट रखते थे वो बतौर वजीर इत्तलात। लेकिन चले फारिग करना पड़ा, उनको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई, वो भी चले एक अच्छा फैसला, क्योंकि कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ही बोल जाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो जाता था। सईद गनी साहब आपका फारिग हो रहे हैं, आपके पास कोई बहुत बड़ी पोजीशन तो मैं नहीं कह सकती कि है, और आप मुल्क के वज़ीर आज़म तो कभी बन नहीं सकते, लेकिन काश ये जो आप शेरू बनने के चक्कर में आके ओवर कॉन्फिडेंट हुए होते हैं और कुछ भी कह देते हैं और बोलने के बाद भी नहीं सोचते होंगे। फयाजुल हसन चौहान तो शायद बोलने के बाद सोचता होगा, मिनिस्ट्री छीनने के बाद उसने बहुत सोचा होगा, कह रहे मेरे साथ क्या हो गया, उन्होंने सोचा होगा, लेकिन आप मुझे पूरा यकीन है कि बोलने के बाद भी आप जाकर नहीं सोचते होंगे कि आज मैं शेरू बनने के चक्कर में क्या क्या कुछ बोलकर आ गया। बिलावल साहब ने कभी आपको अप्रिशिएट तो नहीं किया होगा। अब मैं मुंतज़िर हूं कि किस दिन बिलावल साहब ऐसा को फैसला लें कि जो फयाजुल हसन चौहान के साथ हुआ या उन मिनिस्टर्स के साथ जिनके बारे में आप बातें करें वो आपके साथ कब होगा। सईद गनी साहब बोलने से पहले आप भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो मेरे ख्याल से फिर आप भी उसी लिस्ट में खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो तो चले गए, आप कब जाएंगे इसके हम मुंतज़िर हैं। और इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।